बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 5 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अलीमा खानम का वो बोल्ड इंटरव्यू रखेंगे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ चैनल एबीसी को दिया, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से वाज़े तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया गया और कहा गया कि ये जो डी चौक में किलिंग हुई है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने अकेले उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भले डमी ही सही एक प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक डमी ही सही भले लेकिन मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं और उसके बाद आर्मी चीफ है। और उन्होंने वाज़े तौर पर 111 ब्रिगेड का नाम भी लिया, आर्मी का यूनिट जो ऐसे मामलात में इस्लामाबाद में पहुंचता है जब मेरे अजीज़ हमवतनों करना हो या कोई और मामला। ये उन्होंने तो नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो 111 ब्रिगेड पहुंचता है। तो अलीमा खानम साहबा ने पहले इंटरव्यू के पहले हिस्से में आर्मी के एक यूनिट का जिक्र किया और बाद में फिर वाज़े तौर पर नाम लिया कि वहाँ पर 111 ब्रिगेड भी आया। मतलब कि अब ये जो शहादतें हुई या जो ये कत्लेआम हुआ इसमें 111 ब्रिगेड की क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन अब ज़रूरी है, क्योंकि अलीमा खानम साहबा ने वाज़े तौर पर उसकी तरफ निशानदही कर दी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अलीमा खानम जिनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, वो अंग्रेज़ी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रही हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हम जो पार्टी लीडरशिप में तमाम के तमाम, हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को उस तरीके से अभी तक इंगेज क्यों नहीं कर पा रहे। हमने इंटरनेशनल मीडिया को कोई डोसियर, वाइट पेपर या कोई बुलाकर उनके साथ एक ऐसा मैं ये कहूँगा कि प्रॉपरली प्लान्ड अरेंज्ड एक उनको प्रेजेंटेशन हमने अभी तक क्यों नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब इमरान खान की बेगम कंटेनर पर आ खड़ी होती हैं और लीड करती हैं, या उनकी बहनें आ खड़ी होती हैं या लीड करती हैं, ये बात करती हैं, तो आपने देखा है कि पार्टी के अंदर से बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ शुरू कर देते हैं। कभी ऑडियो लीक आ जाती है, कभी टेलीविज़न पर बयानात आ जाते हैं, इमरान खान के अहले खाना को नहीं आना चाहिए, पार्टी पे छोड़ देना चाहिए, ये पार्टी के मामलात हैं। तो आपने ये देखना है कि कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। जब आप वैक्यूम छोड़ेंगे तो फिर किसी को मजबूरन उसे फिल करना पड़ेगा। अलीमा खानम साहबा को बिल्कुल हरगिज़ अपने ख़ानदान की सिक्योरिटी ख़तरे में डालने का कोई शौक़ नहीं होगा। वो बेचारी इसीलिए इमरान खान की बहन जो है वो सामने आके इंटरव्यू दे रही हैं कि शायद जो काम हमारा है वो हमने उस तरीके से नहीं किया, तो उनको आके इंटरव्यू देना पड़ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जब बुशरा बीबी 10 महीने के लिए जेल में थी और उससे पहले कई महीनों तक जब वो जेल में नहीं थी और इमरान खान जेल में थे, वो कभी सियासत के अंदर उस तरह से उनकी इंटरफेरेंस, या सियासत में तो अभी भी नहीं, आप कह लें एहतजाज में भी इंटरफेरेंस नहीं थी। तो उस वक्त हमने जो पार्टी की लीडरशिप है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर हमने रोल दुरुस्त तरीके से अदा किया होता तो आज उनको कंटेनर पर खड़े ना होना पड़ता। और ये जो तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी, उसके बाद आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम देखा होगा जिसमें कहा गया ये सब जादू का काम है, जिसमें कहा गया कि लाशें तो वहाँ गिरी नहीं क्योंकि वहाँ तो रूहें आई थी, मुवक्कल आए थे, जिन्नात थे, जिन्नात की ना लाशें होती हैं, ना कब्रें होती हैं, ना उनको गोलियां लगती हैं। मतलब कि सुहेल वड़ाइच साहब अपनी नवाज़ शरीफ के ख़ानदान से मोहब्बत या इस्टेब्लिशमेंट के कुर्बत लेने के लिए इस हद तक चले गए कि अब वो लाशों का भी तमस्कर उड़ा रहे हैं। हालांकि संजीदा आदमी समझे जाते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरफ निकल गए और बुशरा बीबी को भी वो अल्फाज कह डाले कॉलम में जो नहीं कहने चाहिए थे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को डोंकी राजा, और मतलब कि मैं मुग़ल्लज़ात ही कह सकता हूँ। इसके ऊपर जो इस कॉलम के शायान शान था वो हमने पिछला पंजाबी वीलॉग किया है। माजरत, वो ज़ाहिर है आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो जिस तरह का कॉलम था उसी तरह का उसी ज़ुबान में तज्ज़िया करने की कोशिश की है उसके ऊपर। यहाँ पर माजरत चाहूँगा, वो तज्ज़िया नहीं दे सकता क्योंकि फिर आप लोग बुरा मनाएंगे। तो आगे चलते हैं कि ये जो तमाम डेवलपमेंट हुई है, ये जो इंटरव्यू है, इसके बाद अब 111 ब्रिगेड और आर्मी चीफ उनको वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन आके अवाम के सामने बतानी चाहिए कि ये सब कुछ क्या हुआ, गोली किसने चलाई और चलाने का हुक्म किसने दिया। क्योंकि इस पर हमने सबसे पहले याद कीजिए
बात की थी कि 245 जब इन्वोक हो गया तो प्रेमिसेस जो हैं वो तमाम इलाके की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज के हवाले कर दी गई। अब जब फ़ौज के हवाले कर दी गई तो फिर उस इलाके में कुछ भी होगा, भले सिक्योरिटी का ब्रीच होगा या किलिंग होगी या फोर्स ऑफ पावर होगा या अब्यूज़ ऑफ पावर होगा, जो भी होगा वो फिर फ़ौज के खाते में ही जाएगा, क्योंकि आइनी तौर पर वहाँ पर फ़ौज जो है वो कॉल हुई थी। तो अब अलीमा खानम साहबा का ये बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखनी है, जहां कल हमने आपके सामने बीबीसी की तहलका खेज एक खबर रखी और उसके साथ साथ जो रिटायर्ड फौजी अफसरान उनके ख़ानदान और उनकी स्टेटमेंट्स रखी हैं। और उससे पहले भी बार बार आपके सामने ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी फ़ौज, पूरी बाकी जितनी भी अफसरशाही है, उनमें सवाए एक सुलेमान राशिदी जो एक ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके अलावा आपको कोई और शख्स नज़र नहीं आता जो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर खड़ा हो। लेकिन वहाँ पर लोअर ग्रेड के ऊपर, सर्विस ग्रेड्स के ऊपर जो काम करने वाले पुलिस एहलकार हैं वो खड़े हुए हैं। उन्होंने ज़मीर की इजाज़त दिया और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद में अब पुलिस वालों की लिस्टें सामने आई हैं जिन्होंने इस निज़ाम से बगावत की है, जिन्होंने इनकार किया है, जिन्होंने बादशाह के सामने इनकार करने की जुर्रत की है, जिन्होंने निज़ामुद्दीन को कहा है कि ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मासूम लोगों के ऊपर जुल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। जी हाँ, ये 128 के करीब ये कांस्टेबल्स हैं, लोअर कांस्टेबल्स हैं, ये सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं। इससे ऊपर का कोई ओहदेदार हमें ज़मीर के साथ इनकार करते हुए अभी तक नज़र नहीं आया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमें जो सहाफ़ी हैं ऑन ग्राउंड उन्होंने कुछ ने ये खबर फीड की है कि इस्लामाबाद पुलिस के 1 या 2 एएसपीज़ थे या एसपीज थे जिनको जब कहा गया कि आपने गोली चलानी है तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ये कहा गया कि क्योंकि जब गोली फायर का ऑर्डर होता है तो मजिस्ट्रेट का इंतज़ाम वहाँ पर करना ज़रूरी होता है, मजिस्ट्रेट का वहाँ खड़े होना ज़रूरी होता है। और बल्कि मजिस्ट्रेट ने ये मुंह से अल्फाज निकालने हैं कि फ़ायर, जब आपने मासूम लोगों के ऊपर अगर कत्लेआम करवाना है तो ये रियासत के पास वैसे तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो कानून में ब्रिटिश एम्पायर ने हम गुलामों के लिए बनाया हुआ था उसमें भी मजिस्ट्रेट का के अहकामात वहाँ होने ज़रूरी हैं। तो मजिस्ट्रेट ने भी जब इनकार कर दिया तो उसके बाद कहा जाता है कि जो चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम है वो फिर इन एक्शन हुआ और ये सब कुछ जो हुआ। तो बहरहाल वापस आते हैं, आज के हमारे हीरो ये वो 128 पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने निज़ाम से बगावत की है, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से बगावत की है और ये कहा है कि हम इस फस्तायत के अंदर शामिल नहीं होंगे। हम इनकी सताइश करते हैं, पूरी कौम को इनकी सताइश करनी चाहिए। जब पूरी कौम कहती है कोई खड़ा नहीं होता तो उसकी बड़ी वजह एक ये है कि जब कोई खड़ा होता है तो हम उसकी लफ्जी तौर पर तो सताइश करते हैं लेकिन लफ्ज़ों से आगे उसके साथ खड़े नहीं होते। अब ये जो 128 लिस्टें सामने आ गई हैं, लिस्टें वैसे नहीं आनी थी, लिस्टें इसलिए सामने आई हैं कि अब पता चला है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इन एहलकारों के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अब इन एहलकारों को दीवार के साथ लगाया जाएगा और इन्हें एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश की जाएगी ताकि इन्हें मिसाल बनाया जा सके कि आगे से चौधरी निज़ामुद्दीन इनको कहे कि फ़लाँ को गोली मार दो तो ये गोली मार दें, फ़लाँ को उठा लो तो उठा लें। क्योंकि यही रवाज है, जब किसी से कहते हैं कि आप ये क्यों करते हैं तो कहते हैं मजबूरी है, हमारी तो नौकरी है, मतलब आप हमें ये बता रहे हैं। या वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि हम तो डी चौक पर नहीं थे, हमने ये काम नहीं किया। लेकिन उनसे आप काउंटर सवाल ये ज़रूर पूछा करें कि अच्छा आप डी चौक तो नहीं थे, अगर लाहौर में कोई आपको आपका अफसर अहकामात दे कि फ़लाँ को जाके उठा लो तो आप उठा लेंगे? तो आप देखेंगे कि उसके बाद ज़ुबान जवाब नहीं देगी। फ़लाँ को आप अगर को आपको बलूचिस्तान में कहेगा कि ये इन 10 लोगों को गोली मार दो तो आप मार देंगे। तो ये वो मामलात हैं जहाँ पर अब स्क्रूटनी होना ज़रूरी है राइट एंड रॉन्ग की, दुरुस्त और गलत ऑर्डर्स की, जो इन पुलिस एहलकारों ने करके दिखाया है। ये वो 128 हीरोज़ हैं जिन्होंने उस दिन इनकार किया कि हमने डी चौक के ऊपर जाके फस्तायत नहीं करनी। इनके नाम सामने आ गए, इनकी लिस्टें सामने आ गई हैं और अब यहाँ पर मेरा इनसे वादा है। मुझे पता है कि ये आपको सज़ा देंगे, मुझे पता है कि ये आपको पनिशमेंट देंगे, आपकी तनख्वाहें देना बंद करेंगे, आपको शायद सस्पेंड करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जब भी दिन अच्छे आए, अगर हमारी हुकूमत आई और दिन बेहतर हुए तो आप सबका ये जितना भी नुकसान है एक तो वो पूरा किया जाएगा,
आपको 27 जो है वो सर्टिफिकेट या मेडल देने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, और ये जो भी आपका नुकसान करेंगे वो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उसका मदावा उस वक्त किया जा सके। आपने रियासत के आइन के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी पूरी की है, आपने कुछ गैर आइनी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एटलीस्ट ट्वाइस, जी हाँ, एटलीस्ट ट्वाइस ये फैसला दे चुकी है, एक अनीता तुराब केस में और दूसरा एयर मार्शल असगर खान केस के अंदर, कि गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात कोई भी ना माने। जी हां, कोई भी ना माने। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आर्म्ड फोर्सेस के एहलकारों को भी ये अहकामात दिए हैं, क्योंकि जब एयर मार्शल असगर खान और अनीता तुराब केस के अंदर ये डिस्कस हुआ कि किस तरीके से नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए और बेनज़ीर को हराने के लिए उस वक्त आईएसआई इस्तेमाल हुई, और आईएसआई के डीजी और डीजीसीज और डीजीज ने किस तरीके से पैसे बांटे और सियासतदानों की हमदर्दियां या उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं उनको ख़रीदी। और आपको याद है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, नाम मेरे जहन से उनका निकल गया है, उन्होंने तो उसमें अपना एफिडेविट भी जमा करवा दिया था। शक्ल मेरे सामने है, नाम इस वक्त नहीं आ रहा। तो उन्होंने एफिडेविट भी जमा करवा दिया था कि हमने ये पैसे बिल्कुल तकसीम किए थे और ये काम हमने किया था। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हों या कोई भी और इदारा हो, जो सरकारी इदारा है, कौमी इदारा है, उसका कोई अहलकार भी गैर कानूनी गैर आइनी अहकामात जो है वो ना माने। तो आपकी सताइश है ये जो आप लोगों ने 128 लोगों ने किया है। हम सब आप के इस इकदाम को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और आपसे वादा करते हैं कि ये बुरे दिन गुजरने दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ कौम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, आपकी सताइश करेगी और आपका ये नुकसान जो ये कर रहे हैं इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि वही काम चल रहा है, लाशों के ऊपर मकरूह तरीन काम करने की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश के अंदर इन्होंने जो एक मामला किया है वो ये है कि अब ऐसे इनके लोग भी जिनको अमूमी तौर पर थोड़ा सा महज़ब समझा जाता है, वो भी अब टेलीविज़न पर आके, मसलन के एहसान अफजल कह रहे हैं कि लोग शहीद हुए हैं तो एफआईआर क्यों नहीं करवाई, मेडिकल क्यों नहीं करवाया भाई। और आगे से कह रहे हैं कि इनकी एक सूबे में हुकूमत है। भाई, शहादतें अगर इस्लामाबाद में हुई हैं तो एफआईआर जाके केपी में दर्ज तो नहीं हो सकती, मेडिकल केपी में तो नहीं हो सकता, वो तो वहीं होना है जहाँ पर आपने ये वाक़या किया है। इसमें फ़ौजदारी कानून बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीकें, आपके ज़हनों में सवाल है कि जब बुशरा बीबी पर, दूसरे लोगों पर, हम पर, बलूचिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ पर्चे हो जाते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में आप क्यों नहीं पर्चा दे देते? देखिए, ये जब ये पर्चे देते हैं तो इनका मकसद कोई आपको अदालत से सज़ा दिलवाना नहीं होता, आपको ख्वार करना होता है। क्योंकि जैसे ही वो किसी अदालत में, जैसे मेरे पर जितने भी बलूचिस्तान में पर्चे दिए थे, वो मुझे ख्वार तो होना पड़ा, बलूचिस्तान बार बार जाना पड़ा, लेकिन जब बलूचिस्तान जाते थे और वहाँ अदालत के सामने पेश होते थे तो अदालत को उस पर्चे को आखिरकार खारिज करना पड़ता था, क्योंकि कानून में जहाँ पर वो वक़ूआ हुआ है उसकी एक ही एफआईआर हो सकती है और वहीं हो सकती है, दूसरी जगहों पर तो नहीं हो सकती। तो इसलिए जब आपको बहुत सारे दोस्त ये गाइड करते हैं कि इसकी एफआईआर्स आप पंजाब केपी में दे दें, हाँ, कुछ एफआईआर ज़रूर दी जा सकती हैं और वो इनको ख्वार करने के लिए तो दी जा सकती है या एक प्रेशर टैक्टिक के लिए तो दी जा सकती है, लेकिन उसकी कानूनी और आइनी हैसियत उस तरह की नहीं होगी जो एफआईआर जहां पर वकूआ हुआ है वहां पर देनी चाहिए। तो इसलिए ये जज्बात के साथ साथ जो रैशनैलिटी है इसको भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये बार बार वही बात कह रहे हैं। इस पर आमिर मतीन साहब ने आगे से जवाब दिया कि गोली भी चली है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी गिरे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे अब जर्नलिस्ट और बहुत सारे जो तजिया निगार हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक सॉलिड मूव जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरीके से शुरू क्यों नहीं की गई। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने मैंने रखनी है वो खबर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के, ये मुबैना तौर पर हम खबर कहेंगे क्योंकि हमारे सामने जो कागजात हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 18 दिसंबर को गालिबन ये इजलास बुलाया गया है। 14 दिसंबर को, माजरत, 14 दिसंबर को 12 बजे दोपहर ये इजलास बुलाया गया जुडिशल कमीशन का। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है जो अफरीदी साहब है, और रिकमेंडेशन 7 कम अज़ कम जजेस की गई है। जो लाहौर की चीफ जस्टिस हैं उन्होंने, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा, उन्होंने 7 नए जजेस अपॉइंट करने की जो रिकमेंडेशन है वो भेजी है। ये ज़हन में रखिए कि जजेस की अपॉइंटमेंट 2021 से ऑनवर्ड अभी तक नहीं हुई।
जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। 2021 से ऑनवर्ड जजेस की उस तरीके से जो एक बड़ी तादाद में अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं हुई, तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ही गालिबन 25 नशस्तें ऐसी हैं जो जजेस की खाली पड़ी हैं। इस वक्त 7 जजेस के नाम भेजे गए हैं, लेकिन ये जो नाम भेजे गए हैं ये मैं मुबैना तौर पर ही कहूँगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं है। तो रिपोर्टेडली जो मीडिया हमें रिपोर्ट कर रहा है या ज़राए हमें बता रहे हैं, इसलिए इस खबर को कवर देते हुए कि हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ बाउंस बैक हो। हम आपको सनसनी नहीं बेचते, जो जितनी बात होती है वो आपको बताते हैं। तो ये रिपोर्टेडली है, जो लोग हमें रिपोर्ट कर रहे हैं उनका हवाला दे के आपको बता रहे हैं कि ये जो नाम है आपके सामने हम दिखा रहे हैं 7, इनमें जो तीसरे नंबर पर नाम है आपको लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, ये तीसरे नंबर वाले नाम हो वो आज़म नज़ीर तारड़ के पार्टनर हैं। नंबर 4 के ऊपर जो है वो आज़म तारड़ ग्रुप के प्रेसिडेंट बहावलपुर बार एसोसिएशन रहे हुए हैं। नंबर 6 के ऊपर आज़म तारड़ साहब के एक्स एसोसिएट है। नंबर 7 पर अमीनुद्दीन उनका कोई इसमें लेना देना, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ अवैस खालिद एज बोथ आर फ्रॉम मुल्तान। अब ये जो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है इसको अगर आप देखें, इस लिस्ट को देखें, 7 लोगों की कम से कम 3 से 4 लोगों की लिस्ट तो आपके सामने आ गई है जो ये कह रही है कि ये तमाम लोग जो हैं ये किसी ना किसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप के हैं। नंबर 3 के ऊपर मिस्टर हसन नवाज़ मखदूम और नंबर 4 पर मिस्टर आमिर अजम मलिक और दूसरे नाम भी आपके सामने ये है। अब ये एक नई रीत है, ये 7 जजेस आपको बताया था 26वीं आईनी तरमीम और उसके ऊपर जो आपने वकला को बर्फ़ में लगे देखा है, ठंडे ठंडे माहौल में वकला ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं कर रहे। आप 2008 की वकला की तहरीक याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने में फ़लाँ मूवमेंट थी और वो जो डेमोक्रेटिक अलायंस की मूवमेंट थी उस तरह की मूवमेंट अब क्यों नहीं होती। जनाब ये जहन में रखिए कि वो भुट्टो साहब के ज़माने में जो मूवमेंट हो रही थी या वकला की मूवमेंट थी या कोई भी और मूवमेंट थी, उस सब के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री होती है। उस टाइम भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थी मिलिट्री, तो वो मूवमेंट आपको सब कुछ करते हुए नज़र आ रही थी। 2008 में मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ अंदर से मिलिट्री हो गई थी, उनको हटाना था, तो आपको वकला की तहरीक कहाँ पहुँचते हुए नज़र आ रही थी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि पानी की जो मुखालिफ सिमत है उसकी सिमत को तैरने की कोशिश कर रहा है, और वो एक इंसान कर रहा है जिसका नाम इमरान खान है और वो बेटा है शौकत खानम का। वो ये दलेरी 77 साल में पहली दफ़ा कर रहा है और इसीलिए उसे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश की जा रही है। वरना पाकिस्तान की तारीख में वो जो हम नंबर 1 बने हुए हैं और ऐसे ही हमने अब नॉस्टैल्जिक हुए हुए हैं अपने माजी के साथ और कह रहे हैं कि वो जो फलां तहरीक थी उसकी क्या ही बात थी। ये वही फील है जब हम कहते हैं कि FX जैसी गाड़ी दोबारा कभी नहीं बनी। वो गाड़ी तो वैसी ही थी, आपकी जवानी थी और उसमें किए हुए जो आपके काम हैं और जो सुने हुए आपके गाने हैं वो आपको ये कहने पर मजबूर करते हैं कि FX जैसी गाड़ी दोबारा नहीं बनी। हालांकि गाड़ियां तो उससे बहुत बेहतर दोबारा बनी हैं, आप माजी के झरोकों में से निकलने को तैयार नहीं हैं। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान के अंदर वकला वाकई वकला होते, सहाफ़ी होते, वो जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस होते और जेन्युइनली मॉरल जो क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हुई होती, तो आज आपको ये मूवमेंट्स चलती हुई नज़र आती, ना कि ये डिफरेंट जगहों के ऊपर अपने अपने ओहदे लेके, जैसे ये जजेस की तैनाती अब आपको नज़र आ रही है, ये लेकर तो हम आगे चलने की कोशिश करते। एनीवेज जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, क्विकली रखूंगा। अल जज़ीरा ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया को शर्म दिलाई है और एक्सपोज कर दिया। अल जज़ीरा ने बताया है कि असल जर्नलिज्म कैसे करते हैं। उन्होंने ये पाकिस्तानी मीडिया के डूब मरने के लिए माजरत के साथ काफ़ी है जो अल जज़ीरा ने कर दिया है। अल जज़ीरा ने मरियम नवाज़, तारड़ और जितने भी मुर्दाखोर हुकूमती दरिंदे हैं, उन रातबखोर ये जितने भी सहाफ़ी हैं, इन सब को इनकी औकात याद दिलाई है और बताया है कि जर्नलिज्म कैसे होता है। वो मकतूलीन के वर्सा से मिले हैं, उन्होंने उनकी जाके कब्रों का मुशाहदा किया, उन्होंने हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड का मुशाहदा किया, मकतूलीन के वर्सा के इंटरव्यूज़ लिए हैं, आपको लाशें कैसे मिली, कौन आपको लाशें दे रहा था, कौन रोक रहा था। उन्होंने जो वहाँ पर लोग खड़े थे जिन्होंने ये सारा मंजर देखा, उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। तमाम शवाहिद को
कलमबंद करके एक भरपूर आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाशें गिरी हैं, कितनी गिरी हैं, कहाँ कहाँ वो मकतूलीन जो हैं वो बेचारे जाके शहीद जो हैं वो दफन हुए हैं, उनकी लाशें किस तरीके से बारगेन करके उनको दी गई, उनके घर वालों के साथ पे कितना प्रेशर है, उनसे कौन से बयानात लेने की कोशिश की जा रही है, कितने लोगों को गायब किया गया और हुकूमत क्या दावे कर रही है, मुकम्मल सबूतों के साथ ये एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। अल जज़ीरा ने बेहतरीन कवरेज की है, हम उनकी सताइश भी करते हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और उसके साथ साथ देखिए BBC ने जो कल हमने आपको बताया तहलका खेज स्टोरी की थी फौजी खानदानों के साथ जो कुछ हुआ है वो भी, तो ये है वो जर्नलिज्म जिसकी तारीफ करनी चाहिए। माज़रत के साथ इस टाइम पाकिस्तान में वो मिसिंग है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।